हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा वीडियो है वह मई और जून 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है। और आज हम जो है नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट जो है उसका जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बची थी उनको कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो राष्ट्रीय परिदृश्य मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे और फिर जो है हम आर्थिक परिदृश्य की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आपको मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि इस मैगज़ीन को जो है फिजिकल फॉर्म में ख़रीद लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको न्यू लिखवाई जाती है तो आप उसमें ईजिली नोट डाउन कर सकते हैं और रिवाइज़ करने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपके आसपास में ये मैगज़ीन नहीं मिल रही है तो आप चिंता मत कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये मैगज़ीन जो है इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स जो हैं जिनको दैनिक जागरण, जनसत्ता जैसे नेशनल न्यूज़पेपर्स में स्थान मिला है वो भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो आर्टिकल्स आपको आरएस मेंस के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें आंसर राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में आपकी जो है मदद कर सकते हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा जो है, जितने भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो हम उस चैनल पे अवेलेबल कराते हैं। तो ओवरऑल वो चैनल आपके लिए काफ़ी काम का है। उसमें कोई भी ऐसी जो है मोटिवेशन बकवास और ऐसी करके कोई बात नहीं होती जिससे कि आपका समय ख़राब हो और आपके जो है फ़ोन मेमोरी फिल हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और अगर आपकी कोई पर्सनल आपको कोई जैसे क्वेश्चंस पूछने हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी जो है मुझे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी वही है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस। और अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन तो अपना ओपन है ही। तो आज मैं अपना एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली हूँ कि मैं कभी भी जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अलावा मुझे बात करना पसंद नहीं है। लेकिन आज मेरे को एक कमेंट आया है तो उस कमेंट का थोड़ा सा जवाब देते हैं। उस कमेंट के माध्यम से हम 2-3 चीज़ें जो है हमारे खुद के जो कहते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। ऐसा सीखना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, हम आरएस के एस्पायरेंट हैं या यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं या हम किसी भी परीक्षा के एस्पायरेंट हैं, तो हमारे अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम चीज़ों को किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले वो कमेंट देखते हैं हम। तो कमेंट आप पढ़ सकते हैं, मैंने नाम तो डिलीट कर दिया है। आप कमेंट देखिए। यार क्यों मजाक करते हो, पहले तो देखिए यार, ठीक है। फिर कहते हैं क्यों मजाक करते हो, आईएएस बनाओगे आप इसको पढ़ा के, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई राग द्वेष वाली भावना इसमें नहीं है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि हम ऐसे कमेंट करते हैं तो हम क्या सोच के करते होंगे और क्या मतलब हमारा माइंड सेट रहता होगा, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं पहले। अच्छा, अब एक चीज़ इसके अंदर हम देखिए इसके अंदर कि तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 9 पेपर होते हैं। कितने? 9। ठीक है, मेंस के अंदर। प्रीलिम्स का नहीं कह रही हूँ, प्रीलिम्स में तो 2 पेपर होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको पूरा इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, उसके अलावा आपको सीसेट का पेपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। जो आपका मेंस का पेपर होता है उसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है, एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है और उसके अलावा 2 पेपर आपके ऑप्शनल पेपर के होते हैं। फिर आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। आरएस की अगर आप तैयारी करेंगे तो आरएस में आपको 4 आपको पेपर देने हैं। 3 आपके जीएस के पेपर होते हैं, एक आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। तो ये मुझे पता है कि उसके सिलेबस क्या है। सिलेबस के अलावा मुझे उसका प्रश्न पत्र भी पता है कि कब कौन सी चीज़ें जो है वो पूछी गई है। मैगज़ीन पढ़ कर के कोई आईएएस बनता है या नहीं, ये क्वेश्चन मेरे को बताने की, आंसर करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। क्या एक मैगज़ीन पढ़ के कोई आईएएस बन सकता है? 9 पेपर जहाँ आपको तैयार करने हैं वहाँ कोई एक मैगज़ीन पढ़ कर के आईएएस नहीं बन सकता है। लेकिन क्योंकि ये मैगज़ीन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स का इसमें क्रिस्प मटेरियल आपको अवेलेबल होता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप जितने भी टॉपर्स हैं उनसे आप पूछिए, जो कि आपको विभिन्न एग्जामों की तैयारी की जानकारी देते हैं, वो सब आपको कहेंगे कि आप क्रोनोलॉजी को पढ़िए, आपकी करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है, ठीक है। तो अगर आपको एक सस्ती सी मैगज़ीन मिल रही है 15-20 रुपए की, जहाँ आप प्रतियोगिता दर्पण 100 रुपये में ख़रीदते हैं और उसमें भी फिर छांटना पड़ता है और राजस्थान रिलेटेड मटेरियल मिलता है और नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ 15-20 रुपये में एक अच्छी मैगज़ीन मिल रही है जिसके के अंदर आपको क्रिस्प तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है, तो उसमें पढ़ने में क्या दिक्कत है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे, मैंने कई बार क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है और मैंने आपसे ये भी कहा है कि आप यूपीएससी की वेबसाइट जाइए, वहाँ पर 2015, 16, 17, 18, 19 के पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस को मिलाकर देख लीजिए अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। जो आप यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो कोई करंट अफेयर्स कोई विनस या मार्स से थोड़ी ना लेकर के आते हैं, वो भी तो इन्हीं में से बनाते हैं ना, उनको भी तो ये सामने दिखती हुई अखबारों की चीज़ें उन्हीं में से क्वेश्चन बनाते हैं। तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है, एक आलू की तरह है जिसको कि आप किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तरीका अलग हो जाता है पूछने का, लेकिन चीज़ जो है वो सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये जो सवाल है, जितने भी और अदर व्यूअर्स हैं जिनके दिमाग में हो कि क्या ये मैगज़ीन आईएएस के लिए भी काम की है, क्यों नहीं काम की है ये बताइए, क्यों नहीं? क्या इसमें करंट अफेयर्स नहीं है?
भाई स्टेट करंट अफेयर्स को अगर आप निकाल दें तो क्या नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो इसमें नहीं है? कि इजराइल पैलेस्टीन वाला जो युद्ध है वो आईआर का पोर्शन है, वो आपकी यूपीएससी मेंस का सिलेबस का पार्ट नहीं है? तो क्या दिक्कत है आप इसमें से पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात ये है। और दूसरी चीज़ एक क्वेश्चन का और उसमें था कि आईएएस बनाओगे, तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं आईएएस बना सकती तो मैं मेरे घर में इतने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं कि उनको बना देती, ठीक है। तो आपको भी बना देती मैं, ठीक है। जितने भी आप मेरे व्यूअर्स हैं 1300-1400 लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी उनमें पेशेंस है कि वो वीडियोस का इंतज़ार भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, और गलतियाँ होती हैं तो बताते भी हैं। तो उनका मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा कोई मॉनेटरी पर्पस नहीं है यहाँ पे। अगर मॉनेटरी पर्पस होता तो मेरा डेली एक वीडियो आता। तो अभी मेरा ये है कि मेरा पैशन है और मेरे को जैसे समय मिलता है मैं वैसे इन वीडियोस को बनाती हूँ। और जहाँ तक बात रही आईएएस या आरएएस बनाने की, कोई किसी को नहीं बना सकता। एक कोचिंग में 5000 बच्चे पढ़ते हैं। अगर टीचर की हैसियत होती, सामर्थ्य होता बेचारे का कि भाई मैं बना सकूँ, तो उसके लिए 5000 बच्चे प्यारे हैं, वो सबको बना देता, ठीक है। अगर आपके मेंटर में इतनी सामर्थ्य होता कि आपको बना सके तो वो आपको बना देता। अगर आपके माता पिता में होता तो वो आपको बना देते। लेकिन ये सब चीज़ें स्वतः प्रेरणा से आती हैं। इंसान की तितिक्षा और उसकी स्व प्रेरणा, प्रसंज्ञान लेने की क्षमता और उसकी खुद की जागरूकता और उसकी खुद की जिजीविषा उसे आगे ले जाती है, ठीक है। तो आइंदा से कभी ये मत कहिएगा, किसी को भी मत कहिएगा कि तुम आईएएस बना सकते हो क्या। आपको कोई कुछ नहीं बना सकता। आपको आपकी समय काल परिस्थिति और आपके द्वारा जो आपकी जो कहते हैं ना, जो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो आपकी प्रेरणा है, वो आपको कुछ बना सकती है, और कोई आपको कुछ नहीं बना सकता। ये सिर्फ जो आप पढ़ते हैं यूट्यूब से, ये सिर्फ एक अवेयरनेस का माध्यम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारी मैगज़ीन की तरफ। आई होप आपको आपके प्रश्नों का, और अदर जो लोग हैं उनको भी अपने प्रश्नों का, कई प्रश्नों का जो है जवाब मिल गया होगा। मुझे क्या बेसिकली जब हम पढ़ाते हैं तो ये चीज़ें क्या है कि बोलने की इच्छा नहीं करती है, इसीलिए मैं कभी भी कोई ज्ञान वाली बात या मोटिवेशन और जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स पे दिए जाते हैं, हालांकि अच्छी बात है, उनके स्टूडेंट्स को वो चीज़ पसंद है, लेकिन क्योंकि हमारे को काम ज़्यादा है, समय कम है, इसीलिए जो है मैं ऐसी चीज़ों से बचती हूँ हमेशा। लेकिन आज मुझे लगा कि चलो मेरे पास पहला कोई ऐसा कमेंट आया है तो मैं भी पहले कमेंट का जवाब देती हूँ। देखे लोगों के और भी हो सकता है, कई लोग भी दिमाग में सोचते होंगे, क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में हवा बहुत बड़ा है। अरे आईएएस, अरे बाप रे, आईएएस, कलेक्टर, डीएम। अरे तो भाई उसका सिलेबस देखो, पहले सिलेबस देखो, प्रश्न पत्र देखो, आपके सारे वहम टूट जाएंगे। आप क्या देखते हैं, आप क्या, जो नया स्टूडेंट होता है ना, सबसे पहले क्या देखा कि यूट्यूब पे जाएगा, इन शॉर्ट वीडियो में जाएगा, देखेगा मोटिवेशन, तो 2-4 कलेक्टर्स की फ़ोटो अच्छी अच्छी शानदार, और उनको उनके पीछे गाना चल रहा है, और मतलब एकदम ऐसे लबरेज के बस अब तो मैं ही हूँ दूसरा कलेक्टर। तो ऐसा नहीं होता है। वो जो फ़ोटोज़ उन्होंने वहाँ खिंचवाई है, उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत जो है अपनी कमरों में बैठ कर के पढ़ाई करी है, कितनी किताबों को पढ़ा है, कितनी चीज़ों को जाना है, कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए हैं, किस किस टीचर से नहीं पढ़े हैं, किस मैगज़ीन को पढ़ा, किसको नहीं पढ़ा। वो मेहनत जो करता है ना, वो वहाँ तक पहुँचता है। वीडियो देख के हम नहीं पहुँचते हैं कहीं पर, ठीक है। तो ज्ञान है जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जहाँ आपको विश्वसनीयता दिखती है चीज़ों की। देखिए ये जो मैगज़ीन मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए या फिर आप जो है ये जो है मेरे चैनल को आप प्रमोट करिए, ये है वो है। क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा, जिसको लगेगा कि नहीं वाकई में हमारा समय ख़राब नहीं हो रहा और हमें अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो है उसको ग्रैस्प करेगा। ऐसा मेरे साथ में होता है, तो मुझे लगता है और भी लोग ऐसा ही सोचते होंगे। तो खैर एनीवे, आज जितनी बातें हुई, अगर कोई ज़्यादा वो हुआ हो तो उसको हम इग्नोर मारते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट जो है उसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है, तो देखिए गुजरात में धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2003 संशोधन विधेयक जो है उसको पारित किया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जो कि लव जिहाद के ऊपर था, ठीक है। वो दैनिक जागरण के अंदर, और उसके अलावा जो है अदर जो आपका न्यूज़पेपर है, मैं नाम भूल रही हूँ, उसके अंदर वो पब्लिश हुआ था, और उसको मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। तो देखिए जो जबरन धर्मांतरण होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में, और बेसिकली धर्मांतरण वाले जो पार्ट है ना, ये मुस्लिम धर्मांतरण के विरुद्ध में है बेसिकली। बाकी जो है धर्मांतरण यहाँ कहा गया है, लेकिन जो बेसिकली जो बात है वो लव जिहाद जो है वो इसी के ऊपर है। तो गुजरात की जो विधानसभा है उसने जबरन, अगर मतलब ज़बरदस्ती से आप किसी का धर्म परिवर्तित करते हैं तो उसको 10 साल की कैदी सज़ा का प्रावधान किया है। ये बिल पारित हो चुका है, यानी कि अब ये दंडनीय अपराध है। इसके अलावा आप देखिए कि यही जो विधेयक है
ऐसा सेम विधेयक जो है आपके यूपी गवर्नमेंट ने भी पास किया है और उसके अलावा जो है आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसको पास किया है। तो 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि जबरन जो धर्मांतरण होता है उस कानून में सज़ा को बढ़ाया गया है और उसको दंडनीय अपराध जो है वो बनाया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर है हमारा आर्थिक परिदृश्य। तो देखिए आर्थिक परिदृश्य में जो फर्स्ट आर्टिकल है इसको आप कट कर सकते हैं, और ऊपर जो मैंने आर्टिकल्स आपको पढ़ाए हैं उसमें जो आर्टिकल मैंने आपको नहीं पढ़ाया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इसको भी आप कट कर सकते हैं, क्योंकि अग्रिम अनुमान जो है फसलों के ये कोई नहीं पूछता है, इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आता नहीं दिखता है। जो क्वेश्चन आते हैं जैसे MSP के ऊपर आता है और उसके ऊपर आता है वो तो हम जो है जो नेक्स्ट में आएगा तो हम उसको पढ़ लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, मालदीव के अड्डू शहर में खुलेगा भारत का पहला वाणिज्य दूतावास। तो देखिए भारत जो है, भारत के अंदर 2 प्रकार की नीतियां हैं। एक तो है नेबर्स फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी पहले, नेबर्स फर्स्ट नीति, और एक आपकी आती है लुक ईस्ट नीति। जो ये लुक ईस्ट वाली जो पॉलिसी है, लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट जिसको अब बना दिया गया है एक्ट ईस्ट, ठीक है, पूर्व की ओर देखो या पूर्व की ओर जो है एक्ट करने वाली जो नीति है, ये तो आपकी आती है साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस है, जैसे कि आपका म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, यहाँ की तरफ। जो आपकी ये नेबर्स फर्स्ट वाली नीति है, ये जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए, कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए सरकार की जो है वो पॉलिसी का पार्ट है। तो मालदीव जो है, आपको पता है मालदीव जो है, जैसे कि आप ये नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं वो मालदीव के आइलैंड्स हैं, यानी इंडियन ओशन में, हिंद महासागर के अंदर जो आइलैंड्स हैं मालदीव्स के। तो एक छोटा सा जो है ये क्या कहते हैं देश है, और यहाँ का जो मेन पैसा जो इसके पास में, यानी कि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो टूरिज़्म पे बेस्ड है। आपने सुना होगा मालदीव्स कई लोग जाते हैं घूमने, तो टूरिज़्म पे बेस्ड है। अब देखिए ये जो अड्डू शहर है, यहाँ पर ये हमारा पहला वाणिज्यिक दूतावास है, ठीक है, कमर्शियल जो हमारी एम्बेसी होती है, दूतावास है, वो यहाँ पर खोला गया है। इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो राजनयिक संबंध है, यानी कि पॉलिटिकल हमारे जो संबंध है उनमें मजबूती आएगी। और भारत का जो नीति है, देखिए यहाँ पर भारत का यह निर्णय भविष्य के लिए भारत की दूरगामी दृष्टि में पड़ोस पहले की नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास, यानी कि जो सागर मिशन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत मालदीव के प्रमुख स्थानों को जो है वो परिलक्षित करता है। ऐसा क्यों है? देखिए ये भारत है, ये पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ पर चाइना पड़ जाता है, यानी कि मैं थोड़ा ऊपर बना नहीं सकती इसको, हाँ यहाँ चाइना पड़ जाता है और यहाँ हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बन जाते हैं। तो एशिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है तो यहाँ पर पाकिस्तान से और दूसरा चाइना से, और बीच में पड़ता है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में जितने भी देश हैं उनसे हमारे संबंध होना काफ़ी आवश्यक है, ताकि हमारी जो है जो कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन जो है वो एशिया में बना रहे, इसके लिए जो है इस पॉलिसी को जो है वो अपनाया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं FDI के ऊपर। देखिए FDI के ऊपर जो है RS 2013 के अंदर मेंस का क्वेश्चन था, जो कि 16 के अंदर दोबारा मेंस हुआ था। तो उसमें FDI और आपका जो है FDI और FPI और FPI के ऊपर जो है डिफरेंस करना था, आपको क्वेश्चन पूछा था, यानी डायरेक्ट सवाल था कि FDI का मतलब बताइए और FPI का मतलब बताइए। तो सबसे पहली चीज़ तो हम पहले ये देखते हैं कि भारत ने वर्ष 2020-21 में 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI प्रवाह जो है उसको आकर्षित किया है, यानी कि हमारे यहाँ पर FDI इतना ज़्यादा यहाँ पर आया है। सबसे पहले चीज़ हम समझते हैं कि FDI क्या होता है। तो देखिए FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशों से जो भारत में जो निवेश आता है उसको हम बोलते हैं FDI। अब वो निवेश जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहली चीज़ तो ये कि जो निवेश होता है वो किसी भी कंपनी के अंदर हो सकता है, किसी की फर्म के अंदर जो है वो निवेश हो सकता है। और जो FDI आता है उस FDI से भारत में जो है विदेशों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होती है, क्योंकि ये जो है किसी कंपनी के जो है शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, यानी उस कंपनी के जो है मालिकाना हक भी जो है ये लोग ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, पैसा आता है वो अलग चीज़ है, और उसके अलावा जो है ये परमानेंट होते हैं, एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को जो है इंक्रीज़ करने के काम आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक होता है FPI, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या करते हैं, हमारे शेयर्स के अंदर निवेश करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के शेयर्स के अंदर जो है उसको खरीद लेते हैं। तो इनको जो है हॉट मनी भी कहा जाता है, यानी कि ये कभी भी जो है इसको जैसे इनको लगेगा कि यहाँ मुनाफा नहीं है तो उसको बेच कर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो FDI है इसके 2 रूट होते हैं, यानी कि 2 रूट से आता है। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट
और एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि एफडीआई आता है तो उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सरकार से या आरबीआई से किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कि उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी को सरकार की जो है सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट रूट से, ठीक है। और कई सारे जो क्षेत्र हैं उसका हमको जो है याद भी रखना चाहिए कि एफडीआई की लिमिट कितनी कितनी है। जैसे जो इंश्योरेंस सेक्टर में उसमें कितना एफडीआई है, जो डिफेंस सेक्टर उसमें कितना % एफडीआई जो है आ सकता है, ये सारी चीज़ें भी हमको याद कर लेनी चाहिए। अब देखिए इसमें 2018 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। 2018 में जो आरएस मेंस हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है किस देश से आया है, ठीक है। उसका पूरा आपको लिस्ट बनानी थी कि कहाँ से जो जितने भी देश हैं उनका बताना था कि कहाँ से सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई आया है, किन देशों से सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। तो उसमें सिंगापुर सबसे पहले स्थान पर है, ये हमको याद रखना है। सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है निवेश सिंगापुर से हमारे यहाँ पर आता है। तो देखिए एफडीआई इक्विटी, अब देखिए इक्विटी के अंदर, यानी इक्विटी होता है शेयर मार्केट। तो देखिए एफडीआई इक्विटी प्रवाह में पिछले साल 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में 19% की जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा है कि कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में शीर्ष हिस्सेदारी प्राप्त करता जो हमारे राज्य हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के तहत जो एफडीआई सबसे ज़्यादा आया किन राज्यों में आया, वो भी गुजरात है, कर्नाटक है और दिल्ली है। और सबसे ज़्यादा अगर देखें तो देखिए शीर्ष निवेशक देशों की दृष्टि से 2020-21 में सिंगापुर 29% पर है, इसके बाद अमेरिका है 23% और फिर है मॉरिशस 9%, यानी कि यहाँ से जो है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेश जो है वो आया है। फिर नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो हम देखते हैं कि आरबीआई ने भारत सरकार को 99,122 करोड़ के अधिशेष क्या होता है, सरप्लस की राशि जो है उसको हस्तांतरण करने की जो है वो मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये क्या है कि देखिए आरबीआई जो होता है उसकी कई जगहों से जो इनकम होती है, ठीक है, इनकम जो होती है आरबीआई की, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, एक्सपेंडिचर को हटा करके, यानी कि उसके खर्च यानी व्यय को हटा करके जो बची हुई रकम है अगर वो अत्यधिक है तो उसको जो है सरप्लस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरप्लस या अधिशेष कहा जाता है। तो एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था, तो इसमें जो है एक वाई.एच. मालेगाम कमेटी की रिपोर्ट थी। वाई.एच. मालेगाम कमेटी रिपोर्ट 2013 के अंदर आई थी। ये आरबीआई बोर्ड के मेंबर थे, उनकी सदस्यता में ये कमेटी बनी थी और उन्होंने रिकमेंड किया था कि आरबीआई को जो अपना सरप्लस होता है यानी अधिशेष जो होता है वो सरकार को हस्तांतरण कर देना चाहिए, ताकि सरकार जो है जो आपका वित्तीय ढांचा है उसके अंदर जो है निवेश कर सके और जो है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ कर सके, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक, अच्छा ये जो सरप्लस की राशि जो है वो सेक्शन आपका जो 34 है, एक मिनट, जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 47 है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके तहत जो है इस राशि को आप सरकार को देना जो है वो रिकमेंड किया गया है, ठीक है। तो अब ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा है, 0.5% ऑफ जीडीपी के करीब है, ठीक है। तो इसलिए सरकार को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी वित्त के प्रबंधक के तौर पर अपने अधिशेष लाभ से प्रत्येक वर्ष लाभांश जो होता है यानी डिविडेंड जो होता है उसका भुगतान करता है। वर्ष 2020 में बैंक ने अपने अधिशेष का 44% का हस्तांतरण केंद्र सरकार को किया था, जो विगत वर्ष से पहले बीते 7 वर्षों में सबसे कम सरप्लस ट्रांसफ़र था। 2019 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को लगभग जो है देखिए एक जो है इसमें 12 लाख और जो है 1,23,000 जो करोड़ रुपए हैं, 23,414 करोड़ रुपए हैं, उसके अधिशेष राशि जो है वो हस्तांतरित की है। इन आंकड़ों को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अधिशेष के बारे में जान सकें कि जो सरप्लस मनी जो होती है, क्योंकि आरबीआई के भी इनकम के कई सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि वो फॉरेन करेंसीज़ पे जो है जो फॉरेन करेंसीज़ पे जो पैसा मिलता है वो उसका अधिशेष में आता है, यानी कि उसके इनकम के अंदर काउंट होता है। उसके अलावा जो है आरबीआई जो लोन्स प्रोवाइड कराता है उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो उसके जो है इनकम के अंदर काउंट होता है। तो वो जो अधिशेष राशि होती है उसको वो सरकार को ट्रांसफ़र करता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो भारत के पुणे शहर के अंदर जो है उसको बनाया जाएगा। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का मतलब होता है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है। इसको नाबार्ड और MCCIA यानी कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, इन दोनों ने मिलकर के जो है इसको बनाया है और ये भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा
केंद्र है। ये सुविधा केंद्र से क्या होगा कि कृषि क्षेत्र में जो लोग हैं वो अपने उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने की योजना बनाने वाले हर किसी के लिए उपलब्ध होगी। मतलब यहाँ जो सुविधा होगी, जो फॉरेन के अंदर अगर आपको अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये जो है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कि मान लो मुझे अपना प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो उनके मार्गदर्शन यानी उनके गाइडेंस और राज्य से कृषि खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्यात के लिए आवश्यक सभी जो सूचनाएं होती है, भाई स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ है फॉरेन में एक्सपोर्ट करने की, उनके लिए एक वन स्टॉप शॉप के रूप में ये कार्य करेगा। ठीक है, जैसे आपको कहीं इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ना कि ये कार्य कैसे किया जाए, तो उसकी सारी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियां जो है वो शामिल हुई हैं। ये कौन सी मैगजीन ने बताया है? तो ये बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है, टाइम मैगजीन। उसने जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज़ है उसमें भारत की 2 जो कंपनियां हैं उसको सम्मिलित किया है। पहली तो है, आपको मतलब सबको ही पता होना चाहिए, वो तो है जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, और दूसरी है ऑनलाइन शिक्षा देने वाली स्टार्टअप बायजूस। अब देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं। अब देखिए, एक नीति आयोग और जो मास्टर कार्ड है, ठीक है, जैसे आप वो देखते हैं ना क्रेडिट कार्ड, उसके ऊपर वो लिखा होता है। ठीक है, तो उसने मास्टर कार्ड ने और नीति आयोग ने मिलकर के एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है कनेक्टेड कॉमर्स। ठीक है, कनेक्टेड कॉमर्स नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें जो इनका बेसिक फोकस है वो किसके ऊपर है? जो डिजिटल रूप से जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं या डिजिटल हम ट्रांजेक्शन करने की राह में अग्रसर हुए हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जो भी डिजिटल निवेश है या डिजिटल जो हम करना चाह रहे हैं, डिजिटल इंडिया है, ये आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, यानी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। जितने भी ये पेमेंट बैंक्स और ये सब खुले हैं, ये सब क्या है? एक फाइनेंशियल यानी वित्तीय समावेशन की राह के अंदर जो है ये कार्य किए जा रहे हैं। वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? कि हर व्यक्ति तक बैंकों की पहुंच हो और जो हमारी वित्तीय लेन देन है वो सुगम हो सके, यही वित्तीय समावेशन है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो रिपोर्ट है वो बताती है कि जो हमारा डिजिटल वित्तीय समावेशन है उसकी राह में जो है क्या क्या चुनौतियाँ हैं। जैसे कि इन्होंने रिकमेंडेशन की है, कुछ सिफारिशें की है कि जो हमारे NBFC होते हैं, NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC, ठीक है, कॉरपोरेशन, उनमें और बैंकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, जो भी हमारे साथ में डिजिटल जो फ्रॉड होते हैं उनके प्रति लोगों को सचेत किया जाए। ठीक है, धोखाधड़ी से बचाया जाए। MSME को अवसरों को बनाने में सक्षम करने के लिए पंजीयन और अनुपालन की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना, यानी कि जो MSME इंडस्ट्रीज़ होती हैं, MSME इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उनकी प्रक्रिया को डिजिटलित करना और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना, यानी कि वो कई जगह से लोन आसानी से ले पाएँ, ऐसा कार्य जो है वो स्थापित करना। MSME पे देखिए बहुत ज़्यादा जोर है। जब आप RS की तैयारी करें तो MSME जहाँ पर भी आप पढ़ें, इसके ऊपर प्रति जो भी योजनाएं हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि MSME जो है बहुत मतलब हमारे इकोनॉमी की एक तरीके से रीढ़ मान लीजिए, क्योंकि ये जो है रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। फिर ये किसी काम के नहीं है। अब आगे देखते हैं।